भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से या जो भी उच्च या निम्न अक्षांश वहां से कहां पर आता है, ये भूमध्य रेखा की ओर। तो जब महासागरीय जल जो है जो भूमध्य रेखा से कहां जाए, तो ये जाए ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से कहां पर आए, भूमध्य रेखा की ओर। तो इस प्रकार का संचालन जो होता है वो महासागरीय धारा कहलाता है। संजीव जी लिख रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इन यूएसए ग्रेटर देन चाइना। नहीं, ये आज से लगभग 5 साल पहले राजस्थान बोर्ड की किताबें जो चलती थी उसमें एक टेबल बनाई थी। उस टेबल के अंदर क्या किया था, यूएसए तीसरे नंबर पर देकर चीन को चौथे नंबर पर दे दिया था, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जो किताबें आई थी उसमें वापस चीन को तीसरे नंबर पर देकर यूएसए को चौथे नंबर पर कर दिया था। ठीक है ना, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन होने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखो महासागरीय धारा क्या हुई, तो महासागरीय जल कहां गया, भूमध्य रेखा से ऊपर गया, ऊपर से कहां पर आया, नीचे, ये यहां से नीचे गया और नीचे से कहां पर आया, ऊपर। तो जब महासागरीय जल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगा तो ये पानी गर्म होगा या ठंडा, तो निश्चित रूप से ये पानी गर्म है। यानी जब जल भूमध्य रेखा से ऊपर जाता है तो ये गर्म जल ऊपर जाता है, और जब ऊपर से जल नीचे आता है तो जाहिर सी बात है ऊपर तापमान कम होगा, तो ये ठंडा पानी नीचे आएगा। तो इसका मतलब जल जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो वो धारा कैसी होगी, तो वो धारा ठंडी धारा होगी। और जब जल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो वो धारा कैसी होगी, तो वो धारा गर्म धारा होगी। तो इसका मतलब धाराएं जो है ना वो 2 प्रकार की होती हैं, पहला गर्म धारा और दूसरा ठंडी धारा। धाराएं क्यों चलती हैं इसकी मैं व्याख्या यहां नहीं करूंगा, सिर्फ धाराओं का जो निर्माण होता है उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक, स्थायी पवनें। स्थायी पवनों में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। जब भी स्थायी पवन का संचालन होता है ना, तो वो जब स्थायी पवन चलती है तो वो निश्चित अक्षांश में निश्चित दिशा में चलती है। तो जब पवनें स्थल पर चलती हैं तो उनका तो कोई बहुत स्थल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जल की सतह पर चलती हैं तो जल का संचालन ये जो पवनें वो अपने साथ साथ करती हैं। तो स्थायी पवनें प्लस पृथ्वी की रोटेशन, ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पर चलो अभी अपने को इसको समझने के लिए बहुत धाराओं पर बात नहीं करनी है, सिर्फ पहली बात अपने करिए कि धारा क्या होती है। तो महासागरीय जल जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों के और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो वो संचालन धारा होता है। जब जल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो वो गर्म जल होता है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो वो ठंडा जल होता है। तो ये गर्म धारा होती है, ठंडी धारा होती है। क्लियर। अब मैंने आपको पहली लाइन लिखवाई कि अल नीनो क्या है, तो अल नीनो गर्म महासागरीय धारा है। तो अब आपकी समझ में आ गई कि ये धारा गर्म धारा है। दूसरे नंबर पर अपन ने लिखा कि अल नीनो का निर्माण जो होता है ना वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट होता है। देखिए ये मैं इसका मैप बना दूंगा, एक बार इस मैप में भी आप सीख लें, फिर मैं इसका रफ मैप भी बना दूंगा आपको, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस मैप में जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको वो ये है प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर का ये हिस्सा भूमध्य रेखा के ऊपर जो है ना वो कौन सा हिस्सा है, उत्तरी प्रशांत महासागर। नीचे का जो हिस्सा है वो कौन सा है, तो वो है दक्षिणी प्रशांत महासागर। मैंने कहा कि अल नीनो का निर्माण दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में यहां पर दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है पेरू। तो इस पेरू के तट के निकट होता है। ठीक है ना, तो इस पेरू के तट के निकट बनती है कौन सी धारा, अल नीनो। ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं आपको धारा क्या होती है, गर्म धारा क्या होती है, ठंडी धारा क्या होती है, समझ में आ गया होगा। अल नीनो गर्म धारा है, कहां बनती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में बनती है, कहां, पेरू के तट के निकट बनती है। यह आपके पेरू का तट है। फिर आगे मैंने लिखवाया कि अल नीनो का जो प्रभाव है वो अल नीनो का प्रभाव क्या है, तो अल नीनो का प्रभाव ये दक्षिणी प्रशांत महासागर प्लस ये जब अपन यूं आएंगे तो यहां पर ये दक्षिणी,
इंडोनेशिया द्वीप है, इसके आगे चलकर ये दक्षिणी हिंद महासागर को भी प्रभावित कर देती है। तो मैंने लिखा है कि अल नीनो का प्रभाव दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर में, दोनों महासागरों में पड़ता है। और ये जो प्रभाव डालती है वो ये है कि ये महासागरीय जल का जो तापमान है वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। अब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, आप इसकी इमेजिन करो कि हमारे 1 डिग्री बुखार चढ़ जाता है, मतलब यूं कहूं मैं कि अपने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर है, अपन कहते हैं 100 फ़ारेनहाइट बुखार हो गया, तो उस मात्र 1.5 डिग्री के अंदर हमारी हालत इतनी खराब होती है। तो ये 5 से 7 डिग्री कितना गर्म तापमान होता होगा। इसलिए इस समय जब ये तापमान बढ़ाती है तो उसको समुद्री बुखार के रूप में जानते हैं, क्योंकि समुद्र का जल काफी गर्म हो जाता है इसके अंतर्गत। देखो यहां पर जो मैं बताना चाह रहा था कि जो अल नीनो है, अल नीनो के लिए अब 2 महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं यहां पर। ये आलम साहब ने लिखा है, एक समय पर 2 कक्षाएं संचालित कैसे हो रही हैं। इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे। एक समय में 2 कक्षाएं कौन सी हैं या नहीं। चलो देखो, यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट लिखवाई इसमें कि अल नीनो का जो निर्माण होता है ना, वो अल नीनो का निर्माण जब भी होगा तो कब होगा, तो इसके लिए मैंने समय दिया है 3 से 5 वर्ष। इसमें 3 से 4 वर्ष भी लिखा हुआ मिलता है, 4 से 5 वर्ष भी। मैंने 3 से 5 दोनों एक साथ ही लिख दिए, ठीक है ना। 3 वर्ष में बन जाए, 4 में बन जाए, 5 साल बाद भी, यानी हर वर्ष ना बन के। और अल नीनो का जो निर्माण होता है वो 3 से 5 साल के बीच में निर्मित होती है। फिर अपन ने क्या लिखा कि ये जब भी निर्मित होगी तो ये 25 दिसंबर के आसपास निर्मित होगी। तो 2 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं यहां पर। पहला तथ्य अपन ने क्या दिया कि 3 से 5 वर्ष में क्यों, हर साल क्यों नहीं हो रही। दूसरा जो अपन ने यहां पर लिखा है कि जो अल नीनो है, इस अल नीनो का जो निर्माण है वो 25 दिसंबर को ही क्यों होता है, या उसके आसपास मतलब क्यों होता है। इन दोनों तथ्यों की जो जानकारी है हम यहां पे देखें। देखिए आप, जयदीप आप क्या लिख रहे हो, मेरे नहीं समझ में आ रहा भाई। डरा दरा और महासागरीय धारा, धारा और महासागरीय धारा एक ही है क्या। अरे भाई, धारा और महासागरीय धारा एक ही होगी, धारा तेल थोड़ी होगा। यहाँ पर महासागर की धारा है इसलिए धारा बोल देते हैं, महासागरीय धारा बोल देते हैं। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट तथ्यों की जिनकी जानकारी आपको देनी है उन पे अपन बात करते हैं। पहला कि अल नीनो जो है ये 3 से 5 वर्षों में क्यों निर्मित होती है। दूसरा, इसका निर्माण 25 दिसंबर के आसपास ही क्यों होता है। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। देखिए, सबसे पहली चीज यहां हमारे लिए यह आएगी कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी ये सूर्य है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर जो चक्कर लगता है उसको परिक्रमण गति बोलते हैं पृथ्वी की। और ये जो परिक्रमण गति है, इस परिक्रमण गति में जो टोटल समय लगता है, ये समय लगता है 365 सही 1/4 दिन का, या मैं कहूं मोटे मोटे तौर पर 1 वर्ष का। ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति में जो पूरा समय लगता है वो 1 वर्ष का लग रहा है। तो इस 1 वर्ष के दौरान जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस समय क्या होगा, तो उस समय यह होगा कि जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है वो एकदम सर्कल शेप में नहीं है, वो एकदम वृत्त के रूप में नहीं है।
अब वृत्त के रूप में नहीं है तो किस रूप में है? तो ये दीर्घ वृत्त के रूप में है, इलिप्टिकल है, ये दीर्घ वृत्ताकार है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस दौरान सूर्य के चारों ओर जो कक्ष बनता है पृथ्वी का, वो वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार होती है। इस वजह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा एक समान नहीं होती है। पृथ्वी वर्ष में एक बार सूर्य के निकटतम होती है और वो जो दिन है ना, वो 3 जनवरी का होता है। इस घटना को बोलते हैं उपसौर। पृथ्वी एक वर्ष में एक बार पृथ्वी सबसे निकट सूर्य को होती है और इसी वर्ष के दौरान एक बार सबसे अधिक दूरी पर होती है। और जब पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है तो वो दिन होता है 4 जुलाई। ठीक है, और इस घटना को बोलते हैं अपसौर। ध्यान दें इस चीज पे। कंचन जी, लहर और धारा एक नहीं होती है। अब ना अपन लहर पढ़ेंगे ना अपन धारा पढ़ेंगे। अब भी मैं सिर्फ अल नीनो पे बात कर रहा हूं। ये सब वर्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, वहां देखेंगे अपन जो भी है, लेकिन दोनों अलग होती हैं। हाँ, आपने पूछा उसका मतलब मैंने बता दिया। यहां जो मैं बता रहा हूं आपको कि 2 घटना आपको मैंने बताई है, एक उपसौर की और एक अपसौर की। उपसौर का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी का निकटतम होना, और अपसौर का मतलब है अधिकतम दूरी पर होना। बहुत इजी सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब पृथ्वी और सूर्य निकटतम होंगे तो जाहिर सी बात है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अधिक क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर आएगा। तो लगभग यहां पर बात करते हैं मनीष जी, 4 जुलाई 4 जनवरी नहीं जो लिख दिया वो, ठीक है ना। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उस समय, जो 3 जनवरी की बात कर रहे हैं अपन, इस दौरान क्या हो रहा है कि अधिक लगभग 7 से 9% एक्स्ट्रा इंसोलेशन प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा सूर्य ताप मिलता है पृथ्वी को। और जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है तो जाहिर सी बात है इस समय सबसे कम इंसोलेशन प्राप्त होगा, सूर्य ताप। सूर्य ताप का मतलब होता है जो भी सूर्य से आने वाली विकिरण है उनकी टोटल मात्रा, ठीक है। तो निकटतम जब होती है पृथ्वी सूर्य के, वो दिन कब का है? 3 जनवरी। लेकिन इस 3 जनवरी को यूं मत सोचना बिल्कुल भी कि साहब 3 जनवरी को अपने यहां तो सर्दियां होती हैं सर, जबकि सूर्य तो सबसे निकट है। तो है, पूरी पृथ्वी की बात करिए आप। इस समय जब 3 जनवरी है तो सूर्य किस गोलार्ध में है? तो 3 जनवरी के समय जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में वहां उस समय गर्मियां हैं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की इसी गति से। हमारे इस समय सर्दियां हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं 3 जनवरी के समय, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? उस समय गर्मियां, क्योंकि उस समय सूर्य वहां है। पूरी पृथ्वी का एवरेज जब टेम्परेचर देखोगे ना आप, तो उस दौरान क्या होगा कि अतिरिक्त जो ऊर्जा है, अतिरिक्त जो इंसोलेशन है, वो अगर हम बात करें तो वो उपसौर के दौरान प्राप्त होगी, ठीक है ना। यहां जब 3 जनवरी की घटना है, इस घटना को अब आप देखना 2 चीजों से जोड़ूंगा मैं। पहला कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मैंने आपको भारत का ही उदाहरण देके बताया था। देखो, इस समय मैंने आपको ये बताया था एक कि 21 मार्च को पृथ्वी पर जो सूर्य की स्थिति होती है वो कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को कहां पर होती है सूर्य की स्थिति? मकर रेखा के ऊपर, यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। यदि अपन बात करें कि जिस समय यानी 22 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर लंबवत होता है? तो मकर रेखा पर होता है। और इसी समय क्या हो रहा है? आप कह रहे हो कि साहब 25 दिसंबर के आसपास ये धारा बनती है। उसका कारण यह है कि 25 दिसंबर के आसपास सूर्य कहां पर रहता है? मकर रेखा पर लंबवत रहता है।
तो यहां पर तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। प्लस 25 दिसंबर के समय ही, 25 दिसंबर के आसपास ही उपसौर की घटना भी होती है। उपसौर की घटना क्या है, मैंने अभी समझाई आपको। उपसौर के दौरान जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम हर वर्ष आती है, उस दौरान लगभग 7 से 9% एक्स्ट्रा इंसोलेशन पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि हर 2-3 साल, 3-4 साल, 4-5 साल में जो समुद्री जल है, जो प्रशांत महासागरीय जल है, इसकी स्थिति जब अपन देखते हैं तो हर 3 से 5 वर्ष जो मैंने लिखवाया है, इस समय क्या होगा कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है प्रशांत महासागर का। जब अपन देखते हैं तो सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में प्रशांत महासागर है। तो ये जो महासागरीय जल है ना, ये क्या काम करता है कि 3-4 साल के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट प्राप्त होती है ना, उस एक्स्ट्रा हीट यहां पर क्या होती है, ये संचित होती रहती है। और हर 3-4 साल में ये जो हीट है ना, वो एकदम निकल के आती है किसके रूप में, सी फीवर के रूप में, समुद्री बुखार के रूप में। ये हर साल, चूंकि हर साल क्या तो होता है, उपसौर तो होता है, लेकिन हर साल इतनी हीट नहीं हो पाती है कि इसका निर्माण हो पाए। इसी वजह से 3-4 साल में जब इतना टेम्परेचर समुद्री जल का बढ़ जाता है, उपसौर उपसौर उपसौर, उसी समय फिर उसके बाद 3-4 साल में ये जो एकदम जो तापमान उबल के आता है, वो उस दौरान 3-4 वर्ष में एक बार उबलता है ये। ठीक है ना। अब बात करें अब आगे अगर बात करते हैं अपन, मैंने 2 चीजें बताई आपको कि जब भी महासागरीय धारा अल नीनो बनती है तो वो कब बनती है, 3 से 4 वर्ष या 4 से 5 वर्ष में। इसका कारण मैंने क्या बताया कि जब भी 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है, उस समय सूर्य की अतिरिक्त ऊष्मा जो प्राप्त होती है पृथ्वी को, उसको ये जल क्या कर लेता है, संचित करता है, और 4-5 साल या 3-4 साल के अंदर ये बुखार के रूप में निकल करके आती है। इसलिए ये 3-4 वर्षों के अंदर समुद्री जल का तापमान बढ़ जाता है। और उसके बाद ये धारा जो है, इसका निर्माण कहां पर होता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और ये यहां से चल करके और पूरे के पूरे दक्षिणी प्रशांत महासागर को और दक्षिणी हिंद महासागर को क्या कर देती है, प्रभावित। और प्रभावित क्या कर रही है कि ये जो तापमान है दोनों का, वो तापमान लगभग 5-7 डिग्री तक बढ़ा देती है। ठीक है, ये तो अल नीनो थी। अल नीनो मानसून को कैसे प्रभावित करती है, अब उसकी बात करनी है अपने को। अल नीनो क्या है, वापस मैं बोल रहा हूं, अल नीनो क्या है, तो मैंने लिखवाया गर्म महासागरीय धारा है। गर्म महासागरीय धारा क्या है, तो गर्म महासागरीय धारा का मतलब है कि धारा क्या है, तो जब समुद्री जल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए, तो वो संचालन धारा या महासागरीय धारा कहलाता है। एक ही बात है। उसके बाद अपन ने कहा कि जो गर्म महासागरीय धारा है अल नीनो, इसका निर्माण कहां होता है, तो इसके लिए अपन ने कहा कि इसका निर्माण दक्षिणी प्रशांत महासागर में होता है। फिर अपन ने कहा कि ये कब बनती है, तो जब भी ये बनती है 4-5 साल में या 3-4 साल में, 25 दिसंबर के आसपास बनती है। 3-4 साल या 4-5 साल में क्यों बनती है, हर वर्ष क्यों नहीं बनती है, तो अगर बात करते हैं अपन कि 3-4 वर्ष या 4-5 वर्ष में इसलिए बनती है कि हर वर्ष जब भी सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है, उस दौरान जो अतिरिक्त ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है, उस ऊष्मा को ये जल जो है वो संचित करता है। और उसके बाद वो हर 3-4 साल या 4-5 साल में एकदम से हीट जो है वो एक धारा का निर्माण करती है, धारा के रूप में जन्म लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने कहा कि 25 दिसंबर के आसपास क्यों, तो 25 दिसंबर का क्रिसमस है और उसके आसपास सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसलिए इन दोनों को कोरिलेट किया है कि क्रिसमस के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है, तो क्राइस्ट शिशु है ये, क्योंकि भगवान से इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहां अगर हम बात करें कि यह धारा भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करेगी, उसके ऊपर अपन चलते हैं। देखो वास्तव में क्या होता है, यदि हम देखें
देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये भारत की स्थिति है। भारत के आगे यहां पर लास्ट में थोड़ा सा अगर मैं इसको और खिसका देता हूं, चलो ये जो स्थिति है ये अफ्रीका की स्थिति है। यहां जो भारत की स्थिति है, इस स्थिति को देखना बाद पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि जो मानसून का निर्माण हुआ था वो ये जो पवने थी दक्षिणी गोलार्ध की, ये उत्तर में जाकर के और किधर मुड़ जाती हैं, तो ये अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। और कौन सी पवने? दक्षिण पूर्वी पवने दक्षिण पश्चिमी मानसून का निर्माण करती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उपसौर और अपसौर की घटना भी आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप सिर्फ इसको समझ लो। मैंने देखो प्रश्न इसमें वही है जो मैंने लाइनें लिखवाई हैं, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं है। बस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वास्तव में होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सीखने की जरूरत है, उसको सीख लो एक बार। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब ITCZ ऊपर जाएगा तो नीचे की पवनें कहाँ जाती हैं? ऊपर। लेकिन जब ITCZ नीचे आता है तो ऊपर की जो पवनें हैं वो कहां पर आएंगी? नीचे, यानी उत्तरी गोलार्ध की पवनें दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी। यदि आप देखोगे यहां पे तो एक इंपॉर्टेंट जो घटना है वो ये है कि जितने भी जो तीनों महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर, उन सारे महासागरों में भूमध्य रेखा पर ये जो है स्थिति, वो प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ठीक है, और इसके आगे चलोगे तो अंध महासागर, जो अभी अपन ने मैप में देखा था वो सेम स्थिति है। ये अंध महासागर, ठीक है, ये प्रशांत महासागर, और वापस इधर आते हैं तो ये प्रशांत महासागर, और ये फिर कौन सा आ गया? हिंद महासागर आ गया। ठीक है ना। तो यहां जो मैं बात कर रहा था आपसे वो ये थी कि जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के अंदर दो धाराएं बनती है। उत्तर में जो धारा बनती है उसको बोलते हैं उत्तर विषुवत रेखीय गर्म धारा, और दक्षिण में जो धारा बनती है उसको बोलते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म धारा। यानी उत्तर विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये दो प्रकार की जो धाराएं निर्मित हो रही हैं, ये हर महासागर में बनती हैं। जो किधर से किधर चलती हैं? तो वो चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये जितनी भी जो धाराएं चलती हैं उसमें विषुवत रेखीय धारा किधर से किधर चलेगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। उसका कारण क्या है कि यहां पर ये जो व्यापारिक पवनें ऊपर की आती हैं वो पूर्व से आती हैं, और यहां से भी वही पूर्व ईस्टर्ली बोला था ना व्यापारिक पवनों को अपन ने। तो ये दोनों धाराएं जब आती हैं यहां पर, तो ये क्या करती हैं कि इस जल को अपने साथ साथ पूर्व से कहां ले जाती हैं? पश्चिम के अंदर ले जाती हैं। दूसरा, पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो वो भी पश्चिम से पूर्व में करती है, और घूर्णन गति का सबसे ज्यादा प्रभाव भूमध्य रेखा पर होता है। तो इस घूर्णन गति के प्रभाव से जैसे जैसे पृथ्वी आगे गति करती जाएगी तो पृथ्वी की सतह पर दो चीजें हैं, एक स्थल का भाग है, एक जल का भाग है। स्थल का जो भाग है वो तो गुरुत्वाकर्षण से जकड़ा हुआ है, लेकिन जल का जो भाग है वो तरल होने के कारण जो जो पृथ्वी आगे जाएगी वैसे वैसे वो पीछे छूटता जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व आगे बढ़ती जाएगी और ये जल पूर्व से पश्चिम में पीछे छूटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो धारा है उस धारा का निर्माण होता है। तो ये सबसे पहली धारा। अब ये धारा जैसे भूमध्य रेखीय धारा है, यहां किसी स्थल से टकराएगी तो जो ही टकराएगी तो ये तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से अपने दाईं ओर जाएगी, और यहां पर जो टकराएगी वो किधर जाएगी? नीचे बाईं ओर। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो विचलन होता है, जैसे ये यूं चल रही है, अब किसी स्थल से टकरा गई, अब टकराएगी तो स्थल के ऊपर तो जाने से रही। क्यों? क्योंकि जो स्थल भाग है वो जल की सतह से ऊपर है, तो वहां तो नहीं जाएगी। तो क्या करे अब? तो या तो नीचे जाए या ऊपर जाए। तो नीचे जा नहीं सकती क्योंकि कोरियोलिस बल क्या करेगा? इसको ऊपर ले जाएगा, दाईं तरफ मुड़ जाएगी, नीचे बाईं तरफ। तो ये धारा ऊपर चली जाती है, ये धारा नीचे चली जाती है। और फिर इन धाराओं को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग महासागरों के अंदर। ठीक है, जहां तक मैं बात कर रहा हूं आपसे ये एक आइडियल सिचुएशन है। जब भी
ITCZ ऊपर जाता है या ITCZ नीचे जाता है, तो उस समय क्या होगा, तो इस समय देखो जब ITCZ ऊपर या नीचे जाएगा तो जो ही ITCZ ऊपर जाएगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें कहां पर जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध की कहां पर आएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में। ये ऊपर जाएगी तो ये यूं मुड़ जाएगी और ये नीचे आएगी तो ये यूं मुड़ जाएगी। जब ये पवनें यूं चलेंगी तो यहां भूमध्य रेखा पर जो जल है इन पवनों के साथ साथ किधर से किधर चलेगा, तो ये जल चलेगा फिर भूमध्य रेखा के साथ साथ किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये जो जल किधर से किधर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको बोलते हैं प्रतिविस्वत रेखीय धारा, प्रतिविस्वत रेखीय गर्म धारा। यानी विस्वत रेखा पर उल्टी चल रही है। चलनी कौन सी चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन कैसे चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कारण कि ये पवनें जो ही ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर जाती है तो अपने साथ साथ इनकी दिशा विचलित हो जाती है और अपने साथ साथ फिर जल को ये संचालित करती हैं। मैंने बताया भी आपको कि महासागरीय धाराएं जो है इनकी उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण कौन है, तो वो स्थायी पवनें और पृथ्वी की घूर्णन गति है। लेकिन पहला मुख्य कारण कौन है, तो वो स्थायी पवन है। तो ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो इस प्रकार से क्या होता है, ये धारा चलती है। अब देखो जो चीज मैंने आपको अभी बताई अल नीनो के बारे में, अब बड़े प्यार से समझना इस चीज को। यहां ये जो स्थिति है ये मकर रेखा की है, ठीक है। 22 दिसंबर का समय है और 22 दिसंबर के समय पर जो सूर्य है, ये सूर्य कहां पर है, ये 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर है, ठीक है। जो ऊपर वाली पवनें थी, ये ऊपर वाली जो व्यापारिक पवनें हैं वो आएंगी कहां पर, तो वो आएंगी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। तो यहां जैसे ही ये पवनें दक्षिण में आएंगी तो यहां से जल जो है ना, वो जल कहां पर, तो ये पेरू के पूर्वी हिस्सों पर ये पूरा का पूरा गर्म जल जाकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यहां क्या होता है कि दक्षिणी महासागर जो है ना, इस दक्षिणी महासागर में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों पर पूरी की पूरी पृथ्वी पर दक्षिणी महासागरों में 40 से 60 डिग्री जो अक्षांश देखोगे आप, लगभग ये यहां से शुरू हो जाएंगे और ये 60 डिग्री अक्षांश जो है, इनको जब आप देखेंगे, देखिए आप, यहां ये लगभग जो 45 डिग्री है, ये आप देखिए पूरे के पूरे गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री जो अक्षांश हैं, इनमें केवल ये थोड़ा बहुत हिस्सा है और थोड़े बहुत ये छोटे मोटे कोई द्वीप हो तो हो, अन्यथा पूरा का पूरा भाग किसका है, जल का है। और इन 40 से 60 डिग्री अक्षांशों पर स्थायी पवन चलती है पछुआ पवन। मैंने बताया था आपको 30-35 से 60-65 के बीच में स्थायी पवन कौन सी चलती है, पछुआ पवन। तो इन 40 से 60 डिग्री अक्षांशों पर स्थल नहीं होने के कारण जो जल है, इस जल का संचालन पछुआ पवनों के साथ साथ, अब ये पवनें कैसे चलेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। पछुआ पवनें वेस्टर्ली होती है ना, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगी। तो यानी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जब चलती हैं पछुआ पवनें, तो इन पवनों के साथ साथ पूरे गोलार्ध में जो जल है ना, वो पूरी पृथ्वी पर क्या करता है, घूमता है, और जो धारा बनती है इनके द्वारा उसको बोलते हैं पछुआ प्रवाह है। उसको क्या बोलते हैं, पछुआ प्रवाह है, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट बोलते हैं प्रवाह को। तो ये पछुआ प्रवाह पूरे महासागरों के अंदर, दक्षिणी महासागरों में, उत्तर में ऐसा नहीं होता है, दक्षिणी महासागरों में ये पूरा का पूरा प्रवाह 40 से 60 डिग्री अक्षांशों पर चलता रहता है। अब ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह के द्वारा इन दक्षिणी महासागरों में, चूंकि 40 से 60 डिग्री पर टेम्परेचर रहता है कम, तो यहां पर ठंडी धाराएं बनती हैं। तो इस पछुआ प्रवाह के द्वारा यहां ये जो दक्षिणी महासागर है, प्रशांत महासागर,
यहां पर अब देखो ये जो पछुआ प्रवाह चला था, इससे जो धारा चलती है वो कौन सी चलेगी, वो पछुआ प्रवाह चलती है। तो ये ऐसे पूरे के पूरे महासागरों में, पूरे के पूरे दक्षिणी महासागरों में ये संचालन पछुआ प्रवाह का हो रहा है। अब इस पछुआ प्रवाह के द्वारा ये पछुआ प्रवाह जब ऊपर जाता है तो ये ठंडी धाराओं का निर्माण करता है, और इन ठंडी धाराओं में पछुआ प्रवाह के द्वारा जो दक्षिणी महासागरों में सारी ठंडी धाराएं बनती है ना, उसमें देखो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, यहां पर जो ठंडी धारा बनती है वो पेरू या हम्बोल्ट की धारा बनती है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा बनती है किसमें, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। दक्षिणी अंध महासागर में यहां पर एक धारा बनती है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड एक द्वीप का नाम है, यहां पर ये छोटा सा है अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के साथ में। तो ये फॉकलैंड की धारा, और ये अफ्रीका के जो पश्चिमी भाग से ऊपर जाती है उसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। ये दो धाराएं बनती है किसमें, दक्षिणी अंध महासागर में। जो कौन बना रहा है, ये पछुआ प्रवाह। कैसी धारा, ये ठंडी धारा है। और यहां दक्षिणी हिंद महासागर में जो ठंडी धारा जाती है वो धारा कहलाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो धारा आती है वो ऊपर से आती है, उसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा बोलते हैं। और यहां पश्चिम में नीचे से ऊपर धारा जाती है तो ये ठंडा पानी जाता है, ये ठंडी धारा है, ये गर्म धारा है। बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है ये पूर्वी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धाराएं। लेकिन चलो अपने को इन सब की बात नहीं करी, मैं जिस बात पे आना चाह रहा था वो था पेरू या हम्बोल्ट की धारा पे। पेरू की धारा क्या है, ठंडी धारा है। इसी को क्या भी बोलते हैं, हम्बोल्ट की धारा भी बोलते हैं। ये किससे बनती है, तो ये पछुआ प्रवाह से बनती है। पछुआ प्रवाह क्या है, तो दक्षिणी महासागरों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर जल का संचालन जो होता है उसी को पछुआ प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, पेरू देश का नाम है। ठीक है, ये चूंकि जो पेरू देश है उसी के नाम पर इस धारा का नाम पेरू या हम्बोल्ट की धारा पड़ा है। और नाम पे नहीं, आप इस काम को देखो पहले। अब देखो मैं जो बात कह रहा था आपसे, क्या होगा, धाराएं जो होती है ना, धाराएं, इन धाराओं को इनके वेग के आधार पर 3 रूपों में बांटते हैं। पहला बोलते हैं इनको स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम लिखते हो आप। स्ट्रीम मतलब तेज वेग और बड़ा प्रवाह। करंट, जिसको आप धारा बोलते हैं, सामान्य प्रवाह। और तीसरा होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जो होता है उसको प्रवाह बोलते हैं हिंदी में। ड्रिफ्ट या प्रवाह जो होता है वो जल का बहुत धीरे संचालन होता है। ये यहां पर जो पछुआ प्रवाह चल रहा था ना, इस पछुआ प्रवाह के द्वारा यहां पर जो धारा ऊपर चल रही है वो कौन सी है, तो ये पेरू की धारा है। ठीक है, ये पेरू की धारा कैसी है, ठंडी। पेरू की धारा कैसी है, ठंडी धारा। लेकिन इसका वेग क्या रहता है, कम रहता है। अब 4-5 साल में क्या होता है कि यहां पर जैसे ही जो तापमान बढ़ता है उस समय ये भूमध्य रेखीय जल जो है ना यहां पर आकर इकट्ठा होता है। इधर से ये ठंडी धारा आती है, पेरू की धारा। जब ये धारा नहीं होती है, कौन सी, अल नीनो, तो उस समय ये पेरू की धारा का ठंडा जल जो है ना यहां पर टेम्परेचर कम कर देता है, और यही धारा फिर आगे चल करके और आगे चली जाती है, और ये ठंडा जल पूरे के पूरे महासागर में फैल जाता है। और इस ठंडे जल को नाम देते हैं ला नीनो। यानी ला नीनो की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। और जब ये अल नीनो जब निर्मित हो जाती है तो इस जल के प्रभाव को, इधर से ठंडा जल इधर से गर्म जल, जो ही दोनों मिलेंगे वैसे ही तो बनेगा चक्रवात। प्लस यहां पर ये जो पेरू की धारा है, जो हम्बोल्ट या पेरू की धारा है, उस धारा को ये गर्म जल जो है ना, ये गर्म जल क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है और उसको गर्म कर देता है। अब जो ये चक्रवात होगा, उस चक्रवात को ये जल जो गर्म था, ये चक्रवात धीरे धीरे, चूंकि 22 दिसंबर के बाद ये 3 जनवरी के आसपास जो है, 3 जनवरी को सूर्य एकदम निकट होगा पृथ्वी के, और उस समय जैसे ये हीट मिलेगी तो उस दौरान ये जो जल है गर्म होकर के अब धीरे धीरे जो सूर्य की स्थिति है डे बाई डे कहां भी आएगी भाई। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, 21 मार्च को सूर्य कहां पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भूमध्य रेखा पर। और यहां चलेंगी कौन सी पवनें, यहां चलेंगी दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, क्योंकि ITCZ ऊपर जा चुका। अब इन पवनों के साथ साथ ये जो गर्म जल बना है, ये जो गर्म धारा बनी है, वो इनके साथ साथ क्या होगा, ये जल इस चक्रवात बन गया, ये पछुआ पवनें चल रही हैं, और ये चलता चलता और यहां इस इंडोनेशियाई द्वीपों के पास में आकर के ये पूरा का पूरा गर्म जल जो है ना, वो इस पूरे क्षेत्र को गर्म करके और यहां इकट्ठा होता है, और लगभग जल का स्तर 5 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ जाता है। अब यहां जैसे ही स्तर ऊपर बढ़ेगा तो इन द्वीपों में से ये जो पानी है गर्म, ये इधर दक्षिणी प्रशांत महासागर में चला जाएगा, ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर में चला, दक्षिणी हिंद महासागर में आ जाएगा,
उत्तरी प्रशांत महासागर में चला जाएगा, फिर ये नीचे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के रूप में नीचे आ जाएगा। यानी ये जो पूरी गर्म जल की स्थिति आई वो 3 हिस्सों में चला गया, ऊपर चला गया, सीधा चला गया और नीचे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चला गया। जहां जाएगा वहां बर्बादी लाएगा, जहां जाएगा वहां तापमान बढ़ाएगा। ठीक है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पर जल का तापमान क्या होता जा रहा है, अधिक होता हुआ जा रहा है। और ये मार्च तक आते आते पूरा कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब मार्च में भूमध्य रेखा पर अल नीनो भी आ गई, मार्च में भूमध्य रेखा पर सूर्य भी आ गया, यहां पर तापमान खूब बढ़ गया। अब मार्च के बाद जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है, मार्च के बाद जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है तो सूर्य के साथ साथ ही क्या जाएगा, ITCZ भी जाएगा। तो ITCZ जब जाएगा ऊपर, ITCZ था क्या, उच्च ताप और निम्न दाब। तो जैसे ITCZ ऊपर जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध की यहां पर क्या चल रही है, व्यापारिक पवनें चल रही हैं। तो ये व्यापारिक पवनें ITCZ ऊपर होते ही और ये कहां जाती है, फिर उत्तरी गोलार्ध में फिर मानसून बनाती है। अब हुआ क्या कि ये धारा जब यहां पर आ गई अल नीनो, तो इस अल नीनो ने यहां का तापमान इतना बढ़ा दिया कि जो तापमान सूर्य की स्थिति सीधी रहती है जहां पर, यानी जो ITCZ ऊपर जा रहा था वो ITCZ क्या था, तो सूर्य की वजह से ज्यादा तापमान जो हो रहा था वो ITCZ था। तो ये सूर्य की स्थिति जब ऊपर गई तो इस समय यहां पर क्या हुआ, तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ा, लेकिन वो तापमान इतना नहीं बढ़ा जितना इस अल नीनो ने दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर बढ़ा दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब सूर्य ऊपर चला गया तो सूर्य तो ऊपर गया, जाना है उसको तो, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन ये जो क्षेत्र गर्म था ये विस्थापित नहीं हुआ, यानी ITCZ यहीं पर बना रह गया। ITCZ आप सिर्फ माने कि ITCZ उच्च ताप और निम्न दाब का क्षेत्र है और इस धारा ने इस क्षेत्र को यहीं पर मेंटेन रखा, ऊपर सूर्य के साथ नहीं जाने दिया, क्योंकि सूर्य जहां सीधा होगा सूर्य की वजह से उतना तापमान नहीं बढ़ेगा जितना तापमान कौन बढ़ा रही है, जितना तापमान ये अल नीनो बढ़ा रही है। तो इस वजह से अगर ITCZ विस्थापित नहीं होगा तो जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आ रही थी वो पवनें कहां तक ही रुकेंगी, तो वो पवनें केवल भूमध्य रेखा तक ही रुकेंगी, वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं जाएंगी। वो क्यों जा रही थी ऊपर, क्योंकि ITCZ विस्थापित हो रहा था इसलिए जा रही थी। अब ITCZ को विस्थापित कौन नहीं होने दे रहा, अल नीनो नहीं होने दे रही। अब अल नीनो अगर इसको विस्थापित नहीं होने दे रही तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन रह गई यहीं तक। और अब चूंकि ये पवनें ही ऊपर जाकर के मानसून बना रही थी तो ये पवनें यहीं रुक गई, तो फिर मानसून कौन बनाएगा, तो इसका मतलब उस समय मानसूनी पवनों का निर्माण नहीं होगा। और जब मानसूनी पवनों का निर्माण नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वर्षा नहीं होगी तो इसका मतलब यहां क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। तो जितने जो भारत के अकाल हैं वो सारे अकाल किसकी देन माने गए हैं, अल नीनो की। तो अल नीनो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव डालती है, कमजोर करती है। आपसे कोई नहीं लिखवा रहा कि साहब कैसे डालती है, अल नीनो भारतीय मानसून पर कैसे प्रभाव डालती है, ये मेंस टाइप के प्रश्न होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होगा कि अल नीनो मानसून पर क्या प्रभाव डालती है, तो सीधा सीधा है कमजोर करती है। कैसे करती है, कैसे करती है वो व्याख्या मैंने कर दी आपको। अब तुम्हारे याद रखो तो रख लेना, नहीं भी रखो तो चाहे डिलीट कर देना। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यस, ये जो धारा है ये ऐसे ऐसे प्रभावित कर रही है मानसून को। ठीक है, अब देखो अगर बात करोगे आप कि ये गर्म जल आया तो यहां ITCZ विस्थापित नहीं हो पाया, लेकिन यदि ठंडा पानी आएगा मार्च अप्रैल में, अगर ठंडा पानी यहां पर जो ला नीनो वाला पानी आएगा तो इसका मतलब यहां पर क्या करेगा, तापमान कम करेगा। सूर्य ऊपर चला गया, सूर्य की वजह से यहां तापमान खूब ज्यादा हो जाएगा। यहां इस धारा ने तापमान कम कर दिया, तापमान कम कर दिया तो उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। ऊपर सूर्य चला गया तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो यहां उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये हवाएं तेज वेग से जाती हैं और भारत में अच्छी वर्षा करती हैं। इसलिए अल नीनो तो मानसून को कमजोर करता है और ला नीनो क्या करता है, प्रबल करता है। और इस प्रकार से इन दोनों की व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या समझनी थी अपने को, इसके अंदर प्रश्न कुछ है नहीं। ये व्याख्या जब कभी मेंस वगैरह के आप पेपर दोगे तो फिर आपको ये काम आएगी। ठीक है ना, हाँ, माइंड में सेट होना भी चाहिए। अब जिसके सेट नहीं हुआ वो भी बता दो, कोई समस्या हो तो, क्योंकि मेरी व्याख्या यहां पर पूरी होती है। मैंने आपको जो बताया अल नीनो के बारे में, क्यों बताया, क्योंकि हमने लिखा था
कि मानसून निर्माण के आधुनिक मतों के तहत ITCZ है और दूसरा अल नीनो है और तीसरा है पूर्वी जेट स्ट्रीम। ITCZ क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ITCZ कैसे मानसून का निर्माण करता है वो मैंने आपको बता दिया, अल नीनो क्या है और कैसे मानसून को प्रभावित करता है वो मैंने अब आपको बताया कि अल नीनो जो है, अब अल नीनो के प्रश्न तो देखो यही हैं जो मैंने लिखे हैं। प्रश्न तो पहली चीज अल नीनो क्या है, तो आंसर गर्म धारा है। अल नीनो कहां बनती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर बनती है। तीसरा कब बनती है, प्रत्येक वर्ष, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 3 से 5 वर्षों में, तो वो आपको समय पूछ लेगा। तीसरी बात कि अल नीनो का निर्माण किस समय होता है वो डेट दे सकता है आपको, तो ध्यान रखना 25 दिसंबर के आसपास। 3 से 4 वर्षों में क्यों होता है ये नहीं पूछेगा आपसे, पर क्यों होता है वो मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद 25 दिसंबर को या 25 दिसंबर के आसपास ही क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और 25 दिसंबर के आसपास यानी 25 दिसंबर से क्यों जोड़ा इसको, वो क्रिसमस की वजह से जोड़ दिया इसको। क्यों, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, 3 जनवरी को उपसोर होता है, तो ये सारी डेट आसपास में है, इस वजह से इसको क्रिसमस से जोड़ करके और क्या कर दिया, क्राइस्ट शिशु बना दिया इसको। तो ये कुल मिलाकर के कितने वर्षों में बनती है, कब बनती है। उसके बाद अपन ने क्या लिखा कि ये जो धारा है क्राइस्ट शिशु अपन ने बात करी ली, ये धारा किसको प्रभावित करती है, तो ये धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव क्या है, तो इसका प्रभाव है महासागरीय जल का तापमान को बढ़ाना। कैसे बनती है, कैसे प्रभावित करती है वो बता दिया। और फिर मैंने कहा कि मानसून पर क्या प्रभाव डालती है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया कि मानसून को ये क्या करती है, कमजोर। और मानसून को कमजोर करती है, इस वजह से ये भारत में अकाल पड़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से पूरी बात थी अल नीनो के प्रश्नों की, और वो पूरी की पूरी थी व्याख्या। ठीक है, अब चूंकि जो अपन ने पूरी बात करी है अल नीनो के लिए, मेरे हिसाब से ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो एक बार इसको वापस पढ़ लेना, वापस सुन लेना, आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ है भी नहीं बहुत बड़ी बात। अब अपन बात करेंगे तीसरे और अंतिम नंबर पर किसकी, तो वो है पूर्वी जेट स्ट्रीम की। यानी तीसरा जो सिद्धांत है वो पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत है, जो मानसून के निर्माण के लिए दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या कि जो पछवा अपवाह को ही पछवा प्रवाह के नाम से जाना, हाँ एक ही बात है यार, अपवाह प्रवाह, अपवाह का मतलब भी बहना ही होता है, प्रवाह का मतलब भी बहना ही होता है। ड्रिफ्ट मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन तीसरे नंबर पर चलेंगे, किस पे, पूर्वी जेट स्ट्रीम के ऊपर। मैं जो बात कर रहा था आपसे कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि अल नीनो का निर्माण हुआ है, अल नीनो का प्रभाव है, लेकिन अल नीनो का प्रभाव होते हुए भी भारत में अच्छी वर्षा हुई है। अल नीनो का प्रभाव है लेकिन भारत में ठीक वर्षा हो गई। एक अच्छी बोला है मैंने पहली बार, दूसरी बार बोला है सामान्य वर्षा हो गई, ठीक वर्षा हो गई। अल नीनो का प्रभाव है और भारत में अकाल पड़ गया। तो यह बात तो समझ में आ गई कि अल नीनो का प्रभाव है तो अकाल तो पड़ना तय है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि अल नीनो का प्रभाव है उसके बावजूद वर्षा हो गई। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि उसके बाद जो रिसर्च आई, उसके बाद जो भी रिसर्च आई उसके अंतर्गत एक सिद्धांत दिया पूर्वी जेट स्ट्रीम का, और उस सिद्धांत में यह चीज बताई गई कि अल नीनो का प्रभाव होते हुए भी चलो, जो अल नीनो का प्रभाव था उसके होते हुए भी अगर अच्छी वर्षा हो रही है, तो फिर आगे जो सिद्धांत दिया गया, इसकी जो व्याख्या करी वो किसने करी है, पूर्वी जेट स्ट्रीम ने। तो
अब हम बात करेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम की, लेकिन आज की क्लास में तो अपने जो भी आपके होना था हो चुका। कल मिलेंगे अपन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।